हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तसो मोरिरी लेक को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोनार लेक को लेकर के। तो लोनार लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, लोनार लेक जिसको लोनार क्रेटर के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। लोनार लेक जो है वो डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में लोकेटेड है। लोनार लेक ओवल शेप में है और एक फेमस एक पॉपुलर टूरिस्ट हब के रूप में भी लोकेटेड है। ये जो लोनार लेक है इसको इंडिया में नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट का डेजिग्नेशन दिया हुआ है, उसके रूप में इसको नोटिफाइड किया हुआ है। हमारे इंडिया में जो भी साइट जिनको नेशनल जियो हेरिटेज साइट का मोन्यूमेंट का डेजिग्नेशन देना है, ये पावर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो पेरेंट बॉडी है जो हमारे इंडिया में जियो हेरिटेज साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करती है। ये जो लोनार लेक है इसको देख कर के लगता है कि बहुत साल पहले हमारी जो अर्थ है उससे कोई मीटेरोइड आकर के टकराया होगा और उसी के थ्रू इस लोनार लेक का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब अगर हम लोनार लेक को देखते हैं तो उससे हमारे अर्थ के इवोल्यूशन को लेकर के, अर्थ साइंस जो है उसकी हिस्ट्री को लेकर के जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो हमें पता चल सकते हैं। इसीलिए लोनार लेक को एज ए एजुकेशन साइट के रूप में भी यूटिलाइज किया जा सकता है और इसीलिए इसको नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के डिजिग्नेशन भी दिया हुआ है। आपका आज का क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि लोनार लेक जो है वो रामसर साइट है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आपको आंसर देना है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। वो स्टूडेंट जिनका टारगेट 2023 यूपीएससी है वो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर उस डेली बेसिस के टारगेट में प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर इंश्योर की जाती है। यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो सेशन चल रहा है, जो बैच चल रहा है, उसमें प्रेजेंट टाइम में जो उनके टेस्ट हैं वो रेगुलर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम के अदर फीचर्स को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट होगा, ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रोहिंग्याज को लेकर के। रोहिंग्याज जो हैं आप सभी को पता है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो हमारे इंडिया में भी, इसके कुछ लोग जो हैं इंडिया में भी रहते हैं, बांग्लादेश में भी रह रहे हैं। मेजोरिटी में अगर हम देखें तो ये जो म्यांमार कंट्री जो है उससे बिलोंग करते थे। तो पहले इसकी हिस्ट्री जानने से पहले प्रेजेंट टाइम में किस वजह से रोहिंग्या जो है वो न्यूज़ में बने हुए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कल 17 अगस्त को एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में ये बोला कि हमारा जो कंट्री है वो रोहिंग्यास को एक तरीके से वेलकम करता है और हमारे इंडिया में जो बकरवाला एरिया है दिल्ली में, जहाँ पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बने हुए हैं, वहाँ पर हम इस कम्युनिटी को शिफ्ट करेंगे और उनके सिक्योरिटी के लिए काम किया जाएगा। उसके बाद में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अपना ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि रोहिंग्यास जो हैं वो इलीगल फॉरेनर्स के रूप में ही इंडिया में काउंट किए जाएंगे और इस तरीके का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं उनको रोहिंग्यास को दे दिया जाए। ओके, तो इसकी वजह से इंडिया में जो रोहिंग्या जो वर्ड है वो न्यूज़ में है। अब इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे, मैप के थ्रू हम व्यू करते हैं। देखो, ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो यहाँ पर म्यांमार जो कंट्री है उसमें बोलते हैं कि 8th सेंचुरी से लगभग ये लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं।
आप सभी को पता है कि म्यांमार कंट्री जो है वो बुद्धिज्म में यहाँ पर मेजोरिटी में है। इसी की वजह से यहाँ पर 2016-17 में जो रोहिंग्याज हैं उनके खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला। और उसी का रीजन रहा कि जो यहाँ पर माइनॉरिटी में थे जो रोहिंग्याज, वो यहाँ से निकल करके अदर कंट्री जैसे इंडिया में, यहाँ पर अगर हम बात करें बांग्लादेश में, और भी अदर कंट्री जैसे थाईलैंड, इन सभी में शिफ्ट होते गए। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी के रूप में हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला है इस माइनॉरिटी कम्युनिटी का। तो 2017 में यहाँ पर म्यांमार में जब इशू हुए, उसके बाद में कम्युनिटी जो है वो अदर एरियाज़ में अपने आप को फैलाने लगी, स्प्रेड करने लगी। तब से जाके ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1982 की जो रोहिंग्या कम्युनिटी, 1982 में यहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, किसमें? म्यांमार कंट्री में। और ये जो रोहिंग्या है वो 8th सेंचुरी से यहाँ पर इस वाले म्यांमार वाले रीजन में रह रहा है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो म्यांमार है वो उन्होंने उनको सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी राइट्स नहीं दिए हैं। और इसी के खिलाफ में जब सिटीजनशिप राइट्स नहीं दिए गए तो यहाँ से जो लोग हैं उनको एक माइनॉरिटी के रूप में क्लेम किया गया और टाइम टू टाइम उनके खिलाफ में एट्रोसिटीज़ हुई। और यही बेसिक रीजन रहा कि उन्होंने अपने आप को अदर एरियाज़ में शिफ्ट किया है। अब इंडिया जो है उसमें भी रोहिंग्याज को लेकर के कुछ जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो टाइम टू टाइम जो है इंडिया में भी देखो इस तरीके के इलीगल फॉरेनर्स अगर इंडिया में आते हैं तो सिक्योरिटी के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होने लग जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एक मेजर इशू बनकर के आता है। जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारी पहली पॉपुलेशन है उनको लेकर के, और जो भी प्रेजेंट टाइम में जो इलीगल फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके बीच में इंटरेस्ट ऑफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इशूज हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ हम वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं कि इंडिया कैसे क्या कर सकता है। देखो 1951 और 1967 का जो प्रोटोकॉल है, 1967 का यूएन का जो प्रोटोकॉल है रिफ्यूजी कन्वेंशन को लेकर के, इंडिया ना तो उसकी पार्टी है ना तो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है उस रिफ्यूजी कन्वेंशन को। फिर भी हमारे इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट रिफ्यूजीज रिसिपिएंट के रूप में इंडिया लोकेटेड है। मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी जो हैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया जो है यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर साउथ एशिया वाले जो रीजन है इसमें सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया जो है वो एक कन्वेंशन ला सकता है, सार्क कन्वेंशन ऑन डिक्लेरेशन ऑन सार्क कन्वेंशन और डिक्लेरेशन ऑन रिफ्यूजीज। और इस कन्वेंशन के थ्रू जो है जो रिफ्यूजीज हैं उनको इंडिया जो है वो रेगुलेट कर सकता है। ओके, तो इंडिया में इस तरीके से जब जो फॉरेनर्स देखने को मिलते हैं, जो अदर कंट्रीज के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में टाइम टू टाइम जब 1971 के टाइम में यहाँ पर आप सभी को पता है कि बांग्लादेश वाला रीजन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ पर जब वेस्ट पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ गई थी ईस्ट पाकिस्तान पर, तो यहाँ से लोग निकल करके हमारे इंडिया में आ रहे थे। और इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए इंडिया ने कुछ टाइम के साथ में जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में। यहाँ पर अगर हम बात करें आसाम वाला जो रीजन है, और जिसके लिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स भी हमने बनाए हैं कि जो भी लोग ऐसे हैं, जो भी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके के इंडिया कोशिश कर रही है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो भी इलीगल फॉरेनर्स हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो है वो इंटरनल लेवल पर इश्यूज क्रिएट होते हैं, बल्कि जो रिसोर्सेज बेसिस पर जो है वो भी क्लैश देखने को मिलता है। ओके, तो ये रोहिंग्या से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर ही, जो बीजेपी जो पार्टी है उन्होंने अपने इंटरनल लेवल पर, मतलब अपनी जो इंटरनल पार्टी की जो एक इंटरनल लेवल पर कुछ कमेटीज़ होंगी उनमें कुछ चेंज करने की कोशिश की है। ये जो कमेटीज़ है वो टाइम टू टाइम कौन से इलेक्शन में किसको टिकट देना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारे लेकर के अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करती रहती हैं। तो इसमें नितिन गडकरी
और सेम इसी तरीके से 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी यहाँ से हटा दिया गया था। इसके बारे में मतलब उनके इंटरनल एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि सेंट्रल लेवल पर जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से, बीजेपी में भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर केरला ने अर्ज किया है और अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट से और बोला है कि जो आपने रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट को आप दोबारा से रिव्यू कीजिए। मतलब जो आपने ऑर्डर पास किया है, जो आपने ऑर्डर पास किया है इको सेंसिटिव जोन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी डिग्रेडेड स्टेज में पहुंच रहा है, तो हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर भी हमारे इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक वेस्टर्न घाट वाले रीजन में जिन जिन स्टेट में वो स्प्रेड है, तो वहाँ पर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके आसपास वाले 1 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसमें केरला ने अपने इशू जो हैं वो उसी टाइम रख दिए थे। केरला के जो इश्यूज हैं रखने के उसका मेजर रीजन ये है कि अगर आप इंडिया में केरला को व्यू करोगे तो इसका बेसिक रीजन केरला ने ये रखा कि हमारा जो केरला है वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा है। मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व, इनकी संख्या जो है वो लगभग 24-25 बनी हुई है। तो यहाँ पर केरला का जो एरिया है काफ़ी कम। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग केरला की जो डेंसिटी है वो हमारे इंडिया की डेंसिटी से डबल है। मतलब 1 किलोमीटर में जितने लोग इंडिया में रहते हैं उससे डबल। मान लो इंडिया में 1 किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं, तो केरला में 1 किलोमीटर में लोग रह रहे हैं 200, ठीक है, 200। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हर प्रोटेक्टेड एरिया के पास में अगर 1 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाएंगे। जो पॉपुलेशन जो अभी लोकेटेड है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये बोला गया है कि ये जो आपने रिव्यू के लिए जो ऑर्डर पास किए हैं वो उसको दोबारा से स्पेसिफिक केरला को लेकर के दोबारा से इसको रिव्यू किया जाए। आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक है। हमारे इंडिया के गुजरात से लेकर के यहाँ पर केरला, तमिलनाडु तक स्प्रेड है वेस्टर्न घाट का। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है वो जो वेस्टर्न घाट है वो स्प्रेड देखने को मिलता है। तो आपको ये बताना है कि वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम कुछ कमिटीज़ बनाएगी। एक 2011 में कमेटी बनी थी और एक 2013 में कमेटी बनी थी, जिसके रिकमेंडेशन को हम टाइम टू टाइम स्टडी भी कर चुके हैं। उन कमिटीज़ का नेम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर गोदावरी रिवर के बारे में बता रखा है कि वहाँ पर हैवी फ्लड देखने को मिल रही है। उसका जो फ्लो है वो डेंजरस लेवल से भी ऊपर जो है गोदावरी रिवर फ्लो कर रही है। गोदावरी रिवर के बारे में अगर हम देखें तो गोदावरी रिवर जो है वो हमारे साउथ इंडिया मीन्स पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कृष्णा और थर्ड नंबर पर कावेरी रिवर आती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से स्टेट से गोदावरी रिवर जो है वो फ्लो करती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, देखो अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की कुछ रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में एक बात बोली गई कि हमारे इंडिया में जो ऑर्फन चाइल्ड हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो पेरेंट्स जो चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना, उनके जो एक तरीके से फॉर्म जो जनरेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और जो फॉर्म जनरेट हो रहे हैं, जो एक तरीके से इस चीज़ की विश कर रहे हैं कि उनको बच्चा अडॉप्ट करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी हमारे इंडिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर में जो है वो अडॉप्शन की जो संख्या है वो काफ़ी कम रही। तो इसी को लेकर के इस रिपोर्ट में बोला गया कि टाइम टू टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे इंडिया में जो भी एक तरीके से इस तरीके के जो जिन बच्चों को छोड़ दिया गया है या जो बच्चे इस तरीके से रहने को मिल रहे हैं जिनकी गवर्नमेंट
देख रेख कर रही है, उनको अडोप्शन के थ्रू जो है उनको फैमिली में एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वो एक अच्छे चाइल्ड के रूप में, एक अच्छे सिटीजन के रूप में ग्रो कर सके। क्योंकि जब फैमिली में वो डेवलप होंगे तो फैमिलीज वैल्यू जो हैं वो भी उनका एक पार्ट बन करके उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ में डेवलप होएगी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट ने तो ये बोल दिया, इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मींस टीएम है, उनकी ये पावर होनी चाहिए। उनको टाइम टू टाइम इस चीज़ को लेकर के रिव्यू होना चाहिए कि कितने बच्चे जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अबेंडन हैं, कितने बच्चे जो हैं वो बेघर हैं, ऑर्फन हैं, और कितनों को लेने के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो लगाए गए हैं। तो उसी के बेसिस पर ये जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कारा एजेंसी के बारे में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है हमारे इंडिया में, और इंटर कंट्री और इन कंट्री अडोप्शन का जो प्रोसीजर है उसका काम करती है कारा जो ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि देखो इस तरीके से जिस तरीके से जो फॉर्म जनरेट होते हैं या जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो उस तरीके की विश करती हैं कि हमें बच्चा चाहिए, लेकिन इतने रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद में बच्चा उनको दिया जाता है। इसका भी एक बेसिक रीज़न है कि बहुत बार इस तरीके का जो इशू जो है वो देखने को मिलते हैं कि बच्चों को अडॉप्शन के प्रोसीजर के थ्रू लिया जाता है, लेकिन उनको फिर एक चाइल्ड लेबर के रूप में अपनी फैमिली में रखा जाता है। और भी बहुत सारे इशूज होते हैं जिनकी वजह से उन बच्चों की फिर जो लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक, काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। तो यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना टफ बनाया गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला भी गया है कि हालांकि जो चाइल्ड हैं उनका एक ड्रीम होता है कि उनको एक घर मिले, फैमिली मिले, पेरेंट्स मिले, तो ये ड्रीम जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए ताकि फ्यूचर में जाकर के इसका कोई गलत रिजल्ट जो है वो देखने को ना मिले। इसी की वजह से इस रिपोर्ट को बेसिस पर ये यहाँ पर इस आर्टिकल में आंसर देने की कोशिश की गई है कि इसी के बेसिस पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को टफ बनाया गया है। हालांकि इसमें कुछ चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिक्टनेस है रूल्स एंड रेगुलेशन की वो बनी रहनी चाहिए ताकि जिन चाइल्ड को आप एक बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए उनको किसी फैमिली में एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर उनका फ्यूचर बनने की बजाय बिगड़ जाए। इन सभी के ऊपर भी जो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस है वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखो अभी जो फीफा है उन्होंने हमारे इंडिया की ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सस्पेंशन देखने को मिला। अभी हमारे इंडिया में फुटबॉल का अंडर-17 जो है विमेन वर्ल्ड कप होने वाला था अक्टूबर में। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पर फीफा ने बात रखा है कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन देखने को मिला है AIIF में। तो अभी क्या हुआ था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक रिजल्ट दिया, उन्होंने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड कमेटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मई में इसको फॉर्मेशन किया था कि जो हमारा AIIF है उससे रिलेटेड उसके एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ को लेकर के जो भी उसके हेड है उन सभी को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं, क्योंकि जो इनके हेड हैं वो एक तरीके से लंबे टाइम तक इसमें बने रहे, उनकी टर्म जो है वो भी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में भी वो अपनी पोस्ट पर बने रहे, जिसकी वजह से ही ये सारा जो प्रोसीजर है वो देखने को मिला है। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो जो स्पोर्ट्स है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कोशिश कर रही है और इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर के आते हैं। यहाँ पर जो इशू है यहाँ देखिए, ये जो आर्टिकल है वो ताइवान जो क्राइसिस है उसके बारे में है। राइटर ने ये बताया है कि जिस तरीके से पहले ताइवान को लेकर के जो क्राइसिस देखने को मिलता था, अभी प्रेजेंट टाइम में दोबारा से ये इशू जो है वो क्रिएट हो रहे हैं और उसका बेसिक रीजन ये है कि ताइवान जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर कंट्रीज़ को ताकि उनके साथ में उनके बायलैटरल रिलेशन डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो सके। और जो वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को क्लेम करता है चाइना कि ताइवान हमारे अंडर है, हमारा पार्ट है, उसको लेकर के 2016 से लगभग ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करने की कोशिश कर रहा है। और इसी को यहाँ पर देखते हुए यूएस ने अपनी जो विजिट है वो अभी प्रेजेंट टाइम में की है। कुछ इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी यहाँ पर विजिट देखने को मिली है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो यहाँ पर ताइवान में देखने को मिले हैं।
ओके। ताइवान और चाइना जो है वो अपने मिलिट्री ड्रिल्स जो है इनको कंडक्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि देखो ताइवान में अगर इस तरीके के क्राइसिस इंक्रीज होते रहे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिले। रशिया यूक्रेन जो इशू की अगर हम बात करें तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम इसी तरीके से थी कि यूएस जो है वो अपना रीच जो है वो यूक्रेन तक बनाने की कोशिश कर रहा था नाटो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और यहाँ पर ताइवान में भी सेम जो अपना प्रॉब्लम है, सेम जो अपना प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहा है। हालांकि यूएस के जो स्टैंड है, यूएस का जो बेनिफिट है वो अलग है, यूएस के जो ऑब्जेक्टिव है इस रीच को लेकर के वो अलग है, चाइना का जो स्टैंड है वो अलग है, और इसी की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस हैं वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि ताइवान जो इशू है इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में नई प्रॉब्लम्स जो है, नई इशू जो है, नई क्राइसिस जो है वो देखने को मिले। सीधी सी बात यह है कि इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किसी कंट्री जो है वो किसी एरिया को लेकर के क्लेम कर रही है तो उस एरिया को लेकर के एक इंटरनेशनल लेवल पर आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो, या जो कंट्री है वो ही अपने लेवल पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जो इशू है स्पेसिफिक बाउंड्री एरियाज या किसी स्पेसिफिक एरियाज को क्लेम को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा जो एरियाज में जो पीपल रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी यूएस की जो एक वेसल है वो हमारे इंडिया का जो पोर्ट है वहाँ पर आई, और यहाँ देखिए इंडिया का जो कट्टुपल्ली डॉकयार्ड है वहाँ पर यूएस की ये जो वेसल है वो आई है, और इसके एक तरीके से अपग्रेडेशन के लिए, इसको सुधारने के लिए, इसके रिपेयरमेंट के लिए ये मिलिट्री वेसल जो है इसके लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि यूएस जो है वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में इंडियन ओशन में जो अपनी प्रेजेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, और इंडिया के साथ में भी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अपने रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि देखो इंडिया जो है और यूएस उसके बीच में 2+2 बायलेटरल जो डिस्कशन है, 2+2 जो डिस्कशन है वो बना हुआ है, और 2+2 जो होता है इसमें डिफेंस जो है इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। यहाँ पर और भी अदर प्रोजेक्ट्स इनके बारे में बताया गया है जिसमें यूएस और इंडिया का जो इंक्लूजन है वो देखने को मिलता है, जैसे कि LEMOA लेवरेजिंग ऑफ द लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है उसके लिए भी एग्रीमेंट किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में 2017 में। तो इंडिया और यूएस का जो कोऑपरेशन है वो टाइम के साथ में देखने को मिल रहा है, और इसका बेसिक रीजन ये है कि इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वहाँ पर चाइना की प्रेजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। यूएस चाहता है उसको काउंटर करना, तो यूएस को कुछ ऐसे कंट्रीज चाहिए जो उनकी हेल्प कर सके। तो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इंडिया को भी चाइना को काउंटर करना है, और अपने रीजनल एरिया में अपनी डोमिनेंस को बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग रूप से प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट इंडिया के लिए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके अलावा बताया गया है क्वेड ग्रुप के बारे में, इसके अलावा बताया गया है कि वेस्टर्न एशिया में जो नए ग्रुप्स जैसे I2U2 ये नए ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मेशन किया जा रहा है इसका बेसिक रीजन यही है कि इंडियन ओशन में जो अपनी प्रेजेंस है वो यूएस बना सके, और यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन कर सके। स्पेसिफिक इंडियन ओशन वाले रीजन में तो उसके ऊपर अगर फोकस करना है तो इंडिया के साथ में रिलेशन बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा टच होता है यहाँ पर इंडियन ओशन वाले रीजन से। ओके, यहाँ पर कुछ अदर मिलिट्री कॉपरेशन की भी बात की गई है, जैसे कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ये बहरीन बेस्ड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है, और इसमें इंडिया को भी एक एसोसिएट मेंबर का पार्टनरशिप दिया गया है, इंडियन नेवी को भी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल सिक्योरिटी के जो गोल्स हैं उनको एक तरीके से अचीव करते हुए जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए ये जो आर्टिकल है तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उसको लेकर के सेंटर और स्टेट में जो टसल प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से
बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट में पोस्टेड होते हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने से मना करते हैं। तो उसके कुछ बेसिक रीजंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बेसिक रीजन ये है कि जो स्टेट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में जो पावर है वो ज़्यादा होती है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं अपने एरिया में काम करने के लिए। लेकिन सेंट्रल डेपुटेशन पर जब वो जाते हैं तो मिनिस्ट्री के एज ए सेक्रेटरी जो है वो काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है मेजोरिटी में उनको फोकस करने के लिए काम किया जाता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर उनका आना कम हुआ है, तो उसके बेसिक रीजन की वजह से लेटरल एंट्री भी एक बेसिक रीजन है कि जिस तरीके से जो हायर पोस्ट है उन पर लेटरल एंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद में भी एक अच्छी फोर्स जो है सेंट्रल लेवल पर उनको नहीं मिल पाएगी, तो क्यों ना वो अपने एरिया में रहते हुए इंडिपेंडेंट रहते हुए मोर पावर का यूज़ करते हुए जो अपने एक्टिविटीज़ हैं जो अपने वर्क हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये कुछ बेसिक टसल हैं सेंटर और स्टेट के बीच में आईएएस पोस्टिंग्स को लेकर के, इसी तरीके से आईपीएस की पोस्टिंग्स को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जिनके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जो मेन एग्जाम प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है यूपीएससी के द्वारा सेंट्रल लेवल पर, फिर स्टेट कैडर के अकॉर्डिंग उनको जिस स्टेट में जितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करते हैं और उन स्टेट को उतने ऑफिसर जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन फिर टाइम टू टाइम उन ऑफिसर्स का सेंट्रल डेपुटेशन होता है, मतलब सेंट्रल लेवल पर आकर के मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। तो जो लेटरल एंट्री है वो एक इशू है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल हेजेमोनी जो है वो भी देखने को मिलती है, जो भी एक बेसिक इशू है। तो इसमें आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि ये जो टसल है इसका एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश की जानी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पे काम किया जाना चाहिए ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर आना लाइक करें। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको मोर पावरफुल बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट जो है उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं कि जो एक तरीके से स्टेट्स को लेकर के इसमें जो डिस्कशन होना चाहिए था वो आपने नहीं किया है, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स हैं एक टाइम तक जो है काफ़ी लंबे टाइम तक किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेट की क्या इसमें अश्योरेंस है या नेग्लिजेंस है, ये सब कुछ इसमें व्यू होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, वो डाटा सेम वही 1990 से 1991 से लेकर के, मतलब उस टाइम के डाटा है, और फिर 2019 से 21 के डाटा है। 1992 से 1993 के बीच के, मतलब इस टाइम के डाटा शो कर रखे हैं और इस टाइम के डाटा दोनों में कंपैरिजन कर रखा है कि इंडिया में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से डेवलप हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, कि पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, पहले जो कुछ स्टेट्स थे वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ में जो है वो स्टेट जो है उस टाइम जो केरला है वो सबसे लास्ट रैंकिंग में करता था, और अभी जो है इन स्टेट्स ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर बात की गई है टॉयलेट फैसिलिटीज़ की, तो उस टाइम में 1992 से 1993 के बीच में उड़ीसा, बिहार, एमपी ये स्टेट जो है इनमें काफ़ी कम टॉयलेट फैसिलिटीज़ थी। मिजोरम मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है वहाँ पर काफ़ी अच्छे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा उन्होंने वेल एस्टेब्लिश कर रखा था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो केरला जो है उन्होंने दोबारा से अपने आप को रीएस्टेब्लिश किया है, और सभी स्टेट में जो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, इसके थ्रू जो है, ठीक है, ये जो भी प्रोसीजर है ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और हर स्टेट जो है वो अच्छे से यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर बात की गई है अनक्लीन फ्यूल की, मतलब खाना पकाने के लिए जो अनक्लीन फ्यूल जो है कुकिंग के लिए जो यूज़ किया जाता था फ्यूल, तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है वो काफ़ी वेल परफॉर्मर था। नागालैंड जो है वहाँ पर जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड स्टेज में थी। अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट है उनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आप सभी को पता है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उज्ज्वला स्कीम भी इन्हीं के लिए लॉन्च की थी, ताकि जो क्लीन फ्यूल जो है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाया जा सके। यहाँ पर बताया गया है पक्का हाउसेज के बारे में, तो पक्का हाउसेज जो हैं उनकी संख्या भी बड़ी है। पहले जो स्टेट हैं उनमें काफ़ी कम थे, लेकिन अभी जो है वो हर स्टेट में जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि त्रिपुरा, एमपी, जिनमें 50% से भी कम अभी भी देखने को मिलता है पक्का हाउसेज की कंडीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर,
और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रखा है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पर बता रखा है कि पूरे वर्ल्ड को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो नॉर्थ पोल है आर्कटिक वाला, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस आर्टिकल का एक कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, देखो जो हमारी अर्थ है उसको अगर हम इस तरीके से देखें तो अर्थ का जो नॉर्थ पार्ट है उसको आप सभी को पता है नॉर्थ पोल, और अर्थ का जो साउथ पोल है वो उसको ये यहाँ पर बोलते हैं साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है दोनों में पहले तो कुछ डिफरेंस आप देखिए। नॉर्थ पोल जो है वो एक सी है, एक वाटर बॉडी है, और साउथ पोल जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। मतलब यहाँ पर अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो है फिर यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। सेम इसी तरीके से नॉर्थ पे है, नॉर्थ में सी है मतलब वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के ऊपर की जो है वो यहाँ पर आइस का जमाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखिए कि कोई भी वाटर बॉडी के ऊपर जो आइस शीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटाई में नहीं हो सकती है। मतलब एक लिमिट तक ही यहाँ पर आइस जो है उसकी जो हाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो पाएगी। और यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक, काफ़ी किलोमीटर तक यहाँ पर जो है जो आइस शीट की मोटाई देखने को मिलती है। तो एक तो बेसिक रीजन ये है कि ये तो आप सभी को पता है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो किस एरिया पर ज़्यादा देखने को मिलेगा? इस एरिया पर ज़्यादा देखने को मिलेगा ना भाई। नॉर्थ में जो आइस शीट है वो तो काफ़ी कम है, मतलब कंपैरिजन करें साउथ पोल से तो यहाँ पर आइस शीट कम है। ओके, दूसरा एक बेसिक रीजन ये है कि ये सी बॉडी है और सी बॉडी के यहाँ पर आसपास वाले रीजन पे है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब अर्थ वाला एरिया, तो यहाँ से जो भी पोल्यूशन देखने को मिलता है उसका इफेक्ट होता है सी बॉडी पे। दूसरा यहाँ पर पहले अर्थ है तो वहाँ पर काफ़ी मोटाई में इस आइस देखने को मिलती है। दूसरा इसके आसपास वाले एरिया पे है सी है तो पोल्यूशन का लेवल जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये हमने क्यों डिस्कस किया कि जो आइस शीट जो है वो मोटा है या कम है, इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? एक इफेक्ट होता है अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो इफेक्ट में क्या होता है कि सन की जो रेज हैं वो अगर सी के ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर आकर के टकरा रही हैं तो काफ़ी कम संख्या में वो वापस से रिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब मैक्सिमम एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर के थ्रू, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो जो आइस शीट जो है वो यहाँ पर क्या करती हैं, उनका अल्बेडो इफेक्ट जो है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। मतलब सन रेज आकर के टकराई तो मैक्सिमम सन रेज को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ नहीं पाता। तो यही बेसिक रीजन है कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जहाँ की जो आइस शीट है उसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सी वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिखने लग गया है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दिखने लग गया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर सनरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब्जॉर्ब किया जा रहा है। और इसकी वजह से भी जो आर्कटिक पोल है मतलब नॉर्दर्न पोल जो है उसका टेम्परेचर कंपैरिजन टू सर्दर्न पोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसी को बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा? तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया लेवल पर देखें या वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर किसी एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट उसी एरिया में, तो वो इसका जो इफेक्ट है वो वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलेगा। तो हमारे इंडिया में भी जो मॉनसून है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा, रेनी सीजन इफेक्ट होएगा, जो हमारे सीजन है वो इफेक्ट होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट में, इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर देखो, इसमें दिल्ली के पोल्यूशन की बात बताई गई है। PM 2.5 का पूरे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट लेवल का जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन किया गया फ्री बाइज को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारे वोटर्स हैं वो फ्री बाइज नहीं चाहते हैं। इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे वायदे करती हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उन पॉलिटिकल वायदों से इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े वायदे करने के बाद में भी हार जाती हैं। इससे ये लगता है कि हमारे वोटर्स को फ्री बाइज नहीं चाहिए, मतलब उनको एक अश्योरेंस चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। इसके अलावा इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि देखो जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है ना गवर्नमेंट की, उनको एक तरीके से मिसप्लेस मत करो आप फ्री बाइज से, वो अश्योर करती हैं, क्योंकि
हमारे जो डीपीएसपी है उसका आर्टिकल 38 जो है वो इंश्योर करता है, गवर्नमेंट को ये पावर देता है, गवर्नमेंट को ये ड्यूटी देता है कि आपको हमारी सोशल सिक्योरिटी में डिसेबल्ड पर्सन, वीमेन, चिल्ड्रन, जो हमारे ओल्ड एज हैं, उन सभी के लिए आपको काम करना है। तो जो भी हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उनको आप एक तरीके से मिसप्लेस करने की कोशिश मत कीजिए फ्री बाइज के नाम पर। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।